हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सिद्धार्थ पाठशाला में, जहां पर हम तैयारी कर रहे हैं एसएससी इंजीनियर के जेई एग्ज़ाम की, जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम की पेपर की तैयारी हम कर रहे हैं, जिसके लिए हम उनके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं। तो अब 2018 सेट 2 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। 2018 सेट 2 की तरफ। तो बिना किसी देरी के हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। The number of links L and which is required to form a kinematic chain can be expressed in terms of number of pairs। हमें क्या करना है, लिंक को नंबर ऑफ पेयर्स के टर्म में अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज करना है। तो सिंपल सी बात है, जैसे अगर कोई काइनामेटिक चेन है ना, तो डेफिनेटली उसमें मिनिमम कितनी लिंक हो सकती है? 4 लिंक हो सकती हैं। तो 4 लिंक कैसे कनेक्टेड हो सकती है? इस तरीके से भी कनेक्ट हो सकती है ना, 4 टर्निंग पेयर के साथ। तो देखिए ये 4 टर्निंग पेयर हो गए ना। अब यहाँ में से किसी में भी वैल्यू रख लीजिए 4, है ना, लिंक की वैल्यू 4 रखिए, है ना, तो पेयर की वैल्यू 4 आनी चाहिए। इनमें से रख के देखिए, इसमें आ रही है पेयर की वैल्यू 4, यहाँ रखिए 4 2 6, यहाँ आ रही 3, यहाँ रखिए 4 4 में से 3 के साथ 7/2, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 4 + 9/2, तो आंसर क्या बचता है? बस ए, एल बराबर 2p-4। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the total number of links and joints in the mechanism as shown in figure? है ना, कितने नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं और कितने नंबर ऑफ लिंक्स हैं, हमें टोटल बताना है। तो देखिए, अगर देखा जाए, लिंक देखी जाए, है ना, लिंक की बात हो रही है, तो एक लिंक तो ये फिक्स्ड लिंक हो गई, ये सेकंड लिंक हो गई, ये थर्ड लिंक हो गई, और ये जो रोलर पेयर लगा है ना, ये फोर्थ लिंक हो गई। तो टोटल लिंक हो गई 4। तो आंसर हो सकता है 4 and 3 और 4 and 4। तो पेयर्स देखते हैं, एक पेयर, 2 पेयर, ठीक है, और यहाँ पर एक 3 पेयर और एक यहाँ पर एक हायर पेयर भी है। देखिए ये जो पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है ना यहाँ पर, ये एक हायर पेयर भी बना रहा है। तो टोटल कितने पेयर हो गए? टोटल 4 पेयर हो गए, ठीक है ना। टोटल कितने पेयर हो गए? 4 पेयर हो गए। तो आंसर इज 4 and 4, नॉट 4 and 3। ध्यान रखिएगा। वैसे तो यहाँ भी एक चीज़ पता है क्या गलत है? यहाँ पर ये गलत है कि यहाँ पर एक हायर पेयर भी है। एक मतलब हायर पेयर है ना, तो एक हायर पेयर 2 लोअर पेयर के बराबर होता है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब बनाया है। आंसर होना चाहिए इसका वैसे तो 4 लिंक, 3 लोअर पेयर और 1 हायर पेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 103 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मैकेनिज्म? इस डिग्री ऑफ फ्रीडम इस मैकेनिज्म की कितनी है? अब लिखेंगे लिंक। देखो, फिक्स्ड लिंक को हमेशा एक ही लिंक कंसीडर करोगे, चाहे कितनी जगह फिक्स्ड हो वो इस तरीके से, पर वो एक ही काउंट होगा, सिर्फ एक काउंट होगा। तो ये एक काउंट हो गया, है ना, तो ये वाला काउंट हो गया। 2 3 4 और 5 जॉइंट्स देखो, 1 2 3 4 5। फॉर्मूला क्या होता है? 3l-1 - 2j। तो 3 × 5 - 1 - 2 × 5, तो 12 - 10, तो आंसर आ गया 2। तो 2 इज द आंसर। 104 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। द ग्राफ ऑफ टर्निंग मोमेंट डायग्राम इज सोन बिटवीन। तो जो ग्राफ होता है टर्निंग मोमेंट डायग्राम, मतलब फ्लाई व्हील के लिए जो हम टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, वो ग्राफ किन किन चीज़ के बीच में बनता है? क्रैंक एंगल एंड क्रैंक रेडियस, क्रैंक एंगल एंड क्रैंक एफर्ट, क्रैंक एफर्ट एंड क्रैंक एंगल, क्रैंक रेडियस एंड क्रैंक एंगल। तो ये बनता है क्रैंक एफर्ट और क्रैंक एंगल के बीच में, है ना। मतलब वैसे तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए थे वैसे तो, लेकिन अब ऑर्डर वाइज की बात कर ले तो क्रैंक एफर्ट आपका यहाँ रहता है और क्रैंक एंगल आपका यहाँ रहता है, ठीक है। और इस टाइप का कुछ ग्राफ फॉर्म होता है। सी ऑप्शन। द मास ऑफ फ्लाई व्हील ऑफ स्टीम इंजन इज 3250 किलोग्राम। कितना है स्टीम इंजन का फ्लाई व्हील का मास? 3250 किलोग्राम। विद द रेडियस ऑफ गायरेशन, के की वैल्यू दे दी है 1 मीटर। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द इंजन इज 4500 न्यूटन मीटर। क्या है? स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू कितनी है? 4500।
व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लाईव्हील। तो उसने पूछा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लाईव्हील कितना होगा। तो हमें जिस हिसाब से पता है टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है आई अल्फा। आई कितना होता है, एम इंटू के स्क्वायर। के इज द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन छोड़ो। टी इज द स्टार्टिंग टॉर्क इंटू अल्फा। टी की वैल्यू कितनी जाएगी 4500, एम की वैल्यू 30 to 50, के की वैल्यू 1 की 1 आ जाएगी। तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा 1.38 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो सॉरी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर 1.38। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बिना सोचे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब पुली ड्रिवन बाई अ फ्लैट बेल्ट, ठीक है, मतलब एक पुली है वो फ्लैट बेल्ट के द्वारा ड्रिवन की जा रही है, चलाई जा रही है। मैक्सिमम टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द बेल्ट इज 1400 न्यूटन। जो उसमें मैक्सिमम टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो है 1400 न्यूटन। द बेल्ट हैज़ द डेंसिटी ऑफ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जो उसकी डेंसिटी है वो कितनी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 100 mm वाइड एंड 5 mm थिक, विद भी दे दी, थिकनेस भी दे दी। व्हाट इज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड ऑफ द बेल्ट फॉर द मैक्सिमम पावर। तो आपको याद रखना है फॉर द मैक्सिमम पावर जो कंडीशन होती है वो होती है T बराबर 3TC, मतलब जो मैक्सिमम टेंशन होती है वो 3 इंटू होती है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की। किसकी, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल टेंशन लिखो, है ना। यहाँ पे जो TC की वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो TC की वैल्यू आएगी वो आएगी mv स्क्वायर। तो यहाँ आएगा T बराबर 1400 3 इंटू mv स्क्वायर, ठीक है। mv स्क्वायर TC की जगह आएगा mv स्क्वायर। तो हमें पता क्या है, हमें m पता है ना, और हमारे पास और क्या है, और कुछ नहीं है, ठीक है। हम यहाँ से क्या निकालेंगे, v निकालेंगे। तो जब v निकालोगे तो v आएगा आपका 30.55 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अरे कहाँ चला गया, यहाँ से आ गया आपका वेलोसिटी आ गया, है ना। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आपका, हमें क्या फाइंड करना था, हमें तो स्पीड ही फाइंड करनी थी, आ तो गई 30.55। अगला क्वेश्चन, द रोटरी इंजन कंबशन इंजन इज द इन्वर्जन ऑफ। तो जो रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन होता है वो एक टाइप का सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है। तो दिस इज अ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। क्यों, किस टाइप का होता है इंजन, एक स्लाइडर होता है, उसमें कनेक्टिंग रॉड होती है, उसमें क्रैंक होता है, ठीक है। इस टाइप का ही होता है ना आपका इंजन, वर्क कर रहा होता है, खटखट खटखट पिस्टन वर्क करता है, यहाँ पर इससे साफ्ट लगा रहता है, साफ्ट से पहिए कनेक्ट रहते हैं, तो हमारी गाड़ी चलती रहती है। द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन द यूनिफॉर्म वियर थ्योरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है यूनिफॉर्म वियर थ्योरी की, है ना। यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में एक्चुअली क्या होता है, जो आपकी रेडियस होती है वो होती है आपकी, आपका मतलब जो P बराबर W/2 पाई स्मॉल r, है ना, कैपिटल RO माइनस RI, या स्मॉल RI यहाँ कर लो, ठीक है। कहीं ना कहीं दिस इज द प्रोपोर्शनल टू द 1/r होता है, ये प्रोपोर्शनल टू द 1/r निकलता है जब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1/r के प्रोपोर्शनल होता है, तो C इज द करेक्ट आंसर। व्हेन द फ्रिक्शनल लाइनिंग इज न्यू द वियर वेरीज, है ना। अगर फ्रिक्शनल लाइनिंग न्यू है तो जो वियर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस होगा। क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस होगा। इस लाइन को बिगाड़ देते हैं। What is the radial distance of a tooth from the pitch circle to the top of the tooth? देखो क्या बोल रहा है, पिच सर्कल से लेकर ऊपर की डिस्टेंस को क्या कहते हैं। देखो क्या होता है, अगर आपका ये टूथ है इस टाइप का कुछ, और ये आपका पिच सर्कल निकल रहा है यहाँ से, है ना, पिच सर्कल निकल रहा है, ये ऊपर वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं एडेंडम सर्कल, है ना, और जो नीचे वाला सर्कल होता है ना उसको बोलते हैं बेस सर्कल। तो ये जो डिस्टेंस होती है दिस इज डिडेंडम,
और ये ऊपर वाला होता है एडेंडम, तो हम क्या बोलेंगे, एडेंडम बोलेंगे ना। टॉप ऑफ से पीसीडी के बीच की दूरी ये वाली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कॉन्टैक्ट रेशियो, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कॉन्टैक्ट रेशियो के लिए बिल्कुल करेक्ट लिखा है। तो जो कॉन्टैक्ट रेशियो है वेरीज डायरेक्टली टू द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सर्कुलर पिच, और ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो जो आपका कॉन्टैक्ट रेशियो है दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब जो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट है, सॉरी जो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, और अपॉन पीसी, पीसी मतलब होता है पिच सर्किल डायमीटर, ठीक है, सॉरी सर्कुलर पिच, सर्कुलर पिच, पीसी होता है आपका सर्कुलर पिच। तो देखिए प्रोपोर्शनल है ना ये लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मॉड्यूल के, तो ये कैसे निकला, जो पीसी की वैल्यू होती है वो पाई डी बाई टी, और डी बाई टी होता है आपका मॉड्यूल, तो पाई एम, तो सी आर किसके प्रोपोर्शनल हुआ, इन्वर्सली एम के, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो सर्कुलर पिच, देख लिया आपने, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, मतलब सारे ऑप्शन सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ पेंडुलम गवर्नर, इनमें से कौन सा पेंडुलम टाइप का गवर्नर है। तो जो हार्टनल, प्रोल, पॉटर, वॉट, तो आपका जो वॉट गवर्नर है दिस इज अ पेंडुलम टाइप गवर्नर, दिस इज मेड बाय सर जेम्स वॉट, जिन्होंने फर्स्ट स्टीम इंजन बनाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर्स डज नॉट हैव सेंट्रल लोड अटैच टू देयर स्लीव्स, है ना, मतलब जो सेंट्रल लोड है वो स्लीव से अटैच नहीं रहता, ठीक है, किस टाइप के गवर्नर में, तो वॉट गवर्नर में ये खूबी होती है। वॉट गवर्नर कोई अच्छे गवर्नर नहीं होते, 60 आरपीएम के ऊपर ये अपनी सेंसिटिविटी खो देते हैं, इसलिए अब इनका यूज़ हम लोग कहीं करते ही नहीं हैं, अब प्रोल और पोर्टर का यूज़ होता है ज़्यादातर। What will be the vertical height of a watt governor if the speed of rotation is 80 rpm? देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अच्छा मैं गवर्नर का छोड़िए आगे पढ़ेगा तो बताऊंगा, फॉर्मूला बताया था, तो H बराबर होता है आपका 895 अपॉन एन का स्क्वायर, 895 बाई एन का स्क्वायर, तो एन की जगह आप रख दोगे आप अपना 80, है ना, तो 895 बाई 80 का होल स्क्वायर, जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.140 मीटर, आएगा कुछ 0.13 का समथिंग, तो 0.14 लिख दोगे उसे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिफाइन द साइज ऑफ द कैम, बेस सर्किल, प्राइम सर्किल, पिच सर्किल और पिच कर्व, तो आप ऐसा याद रखना जो साइज ऑफ द कैम होती है, एक्चुअल साइज ऑफ द कैम हमेशा बेस सर्किल से ही बताई जाती है। What term is used for combined effect of all the forces on a body? Load, stress, strain और none of these, है ना। तो देखिए अगर हम लोग कंबाइंड फोर्स की बात कर रहे हैं तो हमेशा जो कंबाइंड फोर्स की वैल्यू निकलती है वो ज़ीरो निकलती है ना, और जो हमारी बॉडी होती है वो रेस्ट पे रहती है, तो उस पोजीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, समझ रहे हो, आंसर इज इक्विलिब्रियम। Which of the following load does not act on considerable length of the beam? इनमें से कौन सा लोड does not act on the considerable length of the beam? ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, ट्राइंगुलर, पॉइंट और यूनिफॉर्मली वेरिंग। तो जो पॉइंट लोड होता है वो डज नॉट एक्ट ऑन द कंसिडरेबल लेंथ ऑफ बीम, पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर लग रहा होता है। विच टर्म स्टेट्स दैट ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस, तो हमेशा याद रखना यूनिट ऑफ स्ट्रेस होती है हमेशा न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल। ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी इसलिए कराऊंगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी वॉज पोस्टुलेटेड बाय, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी होती है मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी होती है उसको हम लोग गेस्ट एंड ट्रिस्का थ्योरी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम गेस्ट एंड ट्रिस्का थ्योरी, ठीक है। तो जो सेंट विनेंट होती है उसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। जो रैंकाइन होती है उसका नाम होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, है ना। मोहर सर्किल एक अलग चीज़ है।
द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम व्हेन बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड। अगर बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड है तो जो एल इफेक्टिव होता है वो एल बाई 2 के बराबर होता है। अगर बोथ हिंज्ड है ना, हिंज कर दिया है दोनों को, है ना, तो जो एल ई है वो एल के बराबर होगा, है ना। इफ वन एंड फिक्स्ड है और अदर एंड फ्री है तो एल ई जो होगा 2L के बराबर होगा, है ना। और एक फिक्स्ड है और एक हिंज है, ठीक है। एक यहाँ पर क्या था, एक फिक्स था और एक फ्री था, और एक फिक्स है और एक हिंज है, एक फिक्स है और एक हिंज है। तो जो एल ई है वो एल बाई रूट 2 के बराबर है। किसके बराबर है? एल। अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम, द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम इज, सिलेंडर रेशियो ऑफ द कॉलम क्या कहता है? द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम इज, अब देखिए सिलेंडरनेस रेशियो, है ना। आपको सिलेंडरनेस रेशियो पता होना चाहिए कि सिलेंडरनेस रेशियो जो हमारे कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स कह लो, है ना। तो कॉलम्स में क्या होता है, हम लोग जो देखो ऊपर से क्या होता है, फोर्स लग रहा होता है ना। तो इसमें बकलिंग वगैरह भी होती है। हम लोग कॉलम्स पढ़ते हैं ना, जिसके लिए आइलर कॉलम थ्योरी पढ़ते हैं, रैंकाइन कॉलम थ्योरी पढ़ते हैं, उसी में होता है सिलेंडरनेस रेशियो। तो ये होता है एल ई बाई के, मतलब लेंथ इफेक्टिव बाई के। समझ गए दोस्तों? लेंथ इफेक्टिव बाई के, ठीक है। इसकी वैल्यूज भी अलग अलग होती है। तो ये क्या है, देखिए ये प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ गायरेशन के। और जो रेडियस ऑफ गायरेशन होती है ना, ये लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन होती है। तो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव लेंथ और स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो क्या है आंसर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। अब इसमें एक और चीज सुनिए, अगर सिलेंडर रेशियो की वैल्यू लेस देन 80 है तो ये हो जाएगा शॉर्ट कॉलम। अगर 80 से 120 है तो हो जाएगा मीडियम कॉलम, और 120 से ज़्यादा है तो हो जाएगा लॉन्ग कॉलम, ठीक है दोस्तों। चलिए, है ना। और सॉरी 122 जो क्वेश्चन है ये गलत है ना। एक्चुअली ये गलत है, इसको कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि गलती से मुझे लग रहा है रीजनिंग का क्वेश्चन मैकेनिकल के पेपर में ऐड ऑन हो गया है यहाँ पर। तो ये गलत है, 122 को छोड़ दीजिए, ठीक है। वैसे 122 में क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन क्या था। यहाँ पे जो मिसप्रिंट हुआ उसकी जगह पर ये पूछा था, जो रैंकाइन फॉर्मूला होता है, जो रैंकाइन फॉर्मूला होता है वो किसके लिए यूज होता है? तो रैंकाइन फॉर्मूला होता है 1/PR बराबर 1/PE प्लस 1/PC। समझ रहे हो? तो ये शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस इज इनकरेक्ट अबाउट द लॉन्ग कॉलम्स? इनमें से कौन से अजम्पशंस इनकरेक्ट हैं लॉन्ग कॉलम के लिए? तो लॉन्ग कॉलम के लिए कौन कौन से अजम्पशंस इनकरेक्ट हैं? द कॉलम बिहेव्स इलास्टिकली, द लोड acts perfectly axial and passes through the centroid of the column section, the weight of the column is neglected, or the material is non-homogeneous and anisotropy, है ना। तो जो मटेरियल होता है वो नॉन होमोजेनस और एनिस्ट्रोपिक ना होकर है ना, आइसेंट मतलब जो आपका मटेरियल है वो एनाइसोट्रोपिक तो होता ही होता है और होमोजीनियस होता है, नॉन होमोजीनियस नहीं होता है। और क्या होते हैं, जो हमारा जो वेट होता है उसको नेग्लेक्ट मानते हैं, कॉलम को हम इलास्टिक मानते हैं, फ्लेक्सिलर रिजिडिटी उसकी सेम होती है हर पॉइंट पर, है ना। और जो स्ट्रेस लग रही होती है वो भी इलास्टिक लिमिट तक ही लग रही होती है, और जो लोड लग रहा होता है वो प्योर कंप्रेसिव एक्सियल लोड लग रहा होता है, ठीक है। तो आंसर कौन सा गलत है? डी ऑप्शन गलत है। What is the maximum shear stress of the wall of the thin cylinder? Wall of the thin cylinder
इफ इट हैज़ अ डायमीटर d, थिकनेस ऑफ t, द गेज प्रेशर इन द सिलेंडर p, है ना। तो देखिए अगर बात हो रही है आपके मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की, है ना, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात हो रही है अगर थिन सिलेंडर में, तो वो होगी PD/40। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात हो रही है वो भी होगी PD/40, है ना। और अगर हो रही है हुप स्ट्रेस या सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस या सरकमफेरेंशियल, तो होगा PD/2T। ये इसमें क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल और आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, इन दोनों में ये वैल्यू होगी, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ समझ में आया होगा। व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन द सिलेंडर सब्जेक्टेड टू द इंटरनल प्रेशर हैविंग अ हुप स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस दे दिए देखो 200 MPa, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E बराबर 200 GPa, पॉइजन रेशियो म्यू दे दिया। पूछा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है डेल्टा V/V बराबर PD/4TE 5 - 4 म्यू। ये फॉर्मूला होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर थिन सिलेंडर, किसके लिए, थिन सिलेंडर के लिए, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, आंसर निकालिए। द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स आर रिमूव्ड इज। देखिए अगर जो प्रॉपर्टी पूछ रहा है, अगर मटेरियल अपनी शेप को दोबारा ले लेता है ना, आफ्टर उसमें इलोंगेशन होने के बाद या डिफॉर्मेशन होने के बाद, तो उसी टर्म को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ड्यूरेबिलिटी और नन ऑफ दिस, तो उसको कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है दोस्तों। चलिए आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। द करेक्ट शेयर फोर्स डायग्राम फॉर द कैंटिलीवर बीम with the uniform distributed load over the whole length of the beam। क्या बोल रहा है, अगर कोई कैंटिलीवर बीम है जिसपे क्या लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, तो उसका जो आपका शियर फोर्स डायग्राम होगा वो किस तरीके का बनेगा। तो देखिए अगर ये इस तरीके का लग रहा है तो कैंटिलीवर बीम में यहाँ पर एक WL है ना, तो जो फोर्स होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, शियर फोर्स, ठीक है। और जो आपका बेंडिंग मोमेंट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, पैराबोलिक। तो शियर फोर्स किस टाइप का है, ट्रायंगुलर टाइप का है। शियर फोर्स किस टाइप का है, ट्रायंगुलर टाइप का है, ठीक है। तो ये चारों ही ऑप्शन गलत दिए हैं एक्चुअली, है ना, ये चारों ही ऑप्शन गलत दिए हैं। तो शियर फोर्स किससे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव बनेगा, उल्टा दे दिया एक्चुअली इन लोगों ने, ठीक है। चलिए, which of the following is the correct bending moment diagram for the cantilever beam carrying uniform varying load। क्या है, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड लगा हुआ है। अब कैसा लोड लग रहा है, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड है, ठीक है, इस टाइप का कुछ लोड है ना। तो इसके लिए पूछ रहा है कि आपका जो कर्व होगा वो किस टाइप का होगा, है ना, किस टाइप का कर्व होगा। तो देखिए अगर कैंटिलीवर बीम है तो उसके लिए आपका शियर फोर्स डायग्राम ऐसा कुछ पैराबोलिक होगा, ठीक है। और आपका जो ये वाला कर्व है, बेंडिंग मोमेंट का कर्व, ये कुछ इस तरीके का होगा, लेकिन क्यूबिक शेप का होगा, है ना, क्यूबिक शेप का होगा, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत तरीके से लोगों ने इंटरप्रेट किया है। मतलब ये कर्व इस स्लोप पे डिपेंड करता है, ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है ना। पर इसमें इन्होंने देखिए थोड़ा सा चेंज दिया है, पर आप चेंज दिया है तो इसी को हम आंसर मानना ज़्यादा बेहतर समझेंगे, लेकिन डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा। A rod of dimension, देखो rod of dimension 20 × 20 mm is carrying an axial load of 10 kN। पूछ रहा है एक्सियल स्ट्रेस बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, अभी मैंने आपको कराया भी है। तो स्ट्रेस निकालना सिग्मा दैट इज P/A 10 × 10⁻³ अपॉन 20 × 20, है ना। आंसर निकालोगे, निकल आएगा, कितना निकलेगा, 25 MP आ जाएगा। Which is the correct option for the polar moment of inertia of the solid shaft। अगर हम polar moment of inertia of solid shaft निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू होती है πd⁴/32। तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट दिया गया एक्चुअली,
है ना। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट क्या है, यहाँ पर पाई डी की पावर 4 होना चाहिए था, यहाँ पे टी की पावर 2 दिया है, तो यही आंसर सही होगा, पाई बाई 32 डी की पावर 4। अगर बात हो रही है हॉलो सॉफ्ट की, हॉलो सॉफ्ट की बात होती है तो यही वैल्यू हो जाती है पाई बाई 32 कैपिटल डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4। डी ओ लिख लो, इसे डी आई लिख लो। चलिए, द क्रिपलिंग पॉइंट ऑन अ पीवी डायग्राम इज, देखिए जो क्रिपलिंग नहीं, ट्रिपल पॉइंट है ये, सॉरी ट्रिपल लाइन से थोड़ा बिगड़ गया था। द ट्रिपल पॉइंट ऑन पीवी डायग्राम, वो कह रहा है कि जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो पीवी डायग्राम पे किस तरीके का होता है ना। तो ट्रिपल पॉइंट जो होता है वो पीवी डायग्राम पे एक लाइन होता है, क्या होता है, एक लाइन होता है। डायग्राम किस तरीके का होता है पीवी डायग्राम, है ना। पीवी डायग्राम जो हमारा असली में जो पीटी डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके का बनता है ना। यहाँ पे जो रीजन होता है दैट इज सॉलिड, यहाँ पर जो रीजन होता है आपका वो होता है आपका सॉलिड प्लस वेपर, है ना। यहाँ पे होता है आपका सॉलिड प्लस लिक्विड, ठीक है। इस तरीके से कुछ बनता है आपका कर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एंट्रोपी इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एंट्रोपी के तथ्यों से सही है। मिनिमम एंट्रोपी इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग, ठीक है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द सॉलिड सॉल्यूशन हैव नॉन जीरो एंट्रोपी, ठीक है ना। सब्सटेंस इन सॉलिड फेज हैज द लीस्ट एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी कंजर्वेशन टेक्स प्लेस इन ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। बहुत सही लिखा है। देखो जो एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी जनरली क्या होता है, जो रैंडमनेस होती है हमारे कंपोनेंट्स की, मॉलिक्यूल्स की, उसके वजह से वो डिग्री ऑफ रैंडमनेस को ही हम कहते हैं एंट्रोपी, है ना। देखिए अगर मिनिमम एंट्रोपी इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देखो लिखा बहुत सही है, सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा। देखो ये वाला तो गलत लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो एंट्रोपी होती है वो जीरो होती है, ठीक है, फॉर सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। बट ये वाला सबसे बेहतरीन लिखा हुआ है, सब्सटेंस इन सॉलिड फेज हैज़ द लीस्ट एंट्रोपी, इसलिए इसी को सही आंसर मानकर हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, द COP ऑफ द कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज 4, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन वुड बी, देखिए जो कार्नोट, देखो COP ऑफ हीट पंप होता है वो होता है 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो यहाँ से COP ऑफ HP कितना आ गया, 5 आ गया, 1 प्लस 4, ठीक है, 4 यहाँ से लिया हमने, 5 आ गया। और जो एफिशिएंसी होती है वो 1 अपॉन COP होती है, COP ऑफ HP होती है, तो 1 अपॉन 5 निकालोगे तो कितना आ गया, 0.2, आंसर हो गया। वाइल वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर एंड 150 Kelvin एंड 300 Kelvin, एंट्रोपी चेंज एक्सपीरियंस्ड बाय द कार्नोट इंजन ड्यूरिंग द हीट एडिशन इज 1 किलोजूल पर Kelvin, द वर्क प्रोड्यूस्ड किलोजूल बाय द इंजन वुड बी, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है इन्होंने, है ना। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं लगाना है, यहाँ पे हमें नॉर्मली लगाना है फॉर्मूला, है ना। देखो डेल क्यू बाई टी बराबर, है ना, लिखना है, DS होता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये होता है, ठीक है। तो DQ बाई टी लिखना है, तो इसमें डायरेक्टली रिलेशन लगा सकते हैं आप, Q1 बाई T1 बराबर Q2 बाई T2, ठीक है। हमें 150 पता है, हमें 300 पता है, ठीक है। हीट एडिशन पता है हमें 1 किलोजूल पर केल्विन है, ठीक है, हीट एडिशन पता है 1 किलोजूल पर केल्विन है। तो आपने अगर वैल्यूज़ को रखो, है ना, तो 1 अपॉन आप रखो 300 अपॉन Q2 बाई 150, ठीक है, ठीक है। तो Q नहीं, ये एंट्रोपी चेंज है, Q की वैल्यू नहीं दी गई है, हाँ तो सॉरी, डेल क्यू टी बाई डी एस है ना, DS है 1, ठीक है, T आपका 300, तो Q1 निकला आपका 300 है, Q1 निकला आपका 300, फिर इसमें आपने 300 यहाँ रखा, तो Q2 निकला आपका 150, सॉरी, है ना। तो उसके बाद वर्क निकालते हो तो क्या होगा, Q सप्लाई माइनस Q रिजेक्शन, तो 300 माइनस 150 अपन 150, ठीक है, इस तरीके से होगा। चलिए
A heat engine working between the source at 200 degree C and rejects heat at 255 degree C receives 5 किलोवाट ऑफ हीट। मतलब एक हीट इंजन क्या है, 200 डिग्री सी और 25 डिग्री सी के बीच में वर्क कर रहा है और 5 किलोवाट हीट रिसीव कर रहा है। वर्क डन ऑफ द इंजन इज इक्वल टू द 0 किलोवाट। डज दिस सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी ऑफ द क्लॉसियस, है ना, क्या ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। मतलब 0 किलोवाट हीट, 0 किलोवाट वर्क डन हो रहा है, पूरा का पूरा 5 किलोवाट वर्क इसमें जा रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि क्या क्लॉसियस एफिशिएंसी मतलब जो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहली बात तो ये नहीं करेगा, है ना, क्योंकि पूरी की पूरी हीट बर्बाद हो रही है, पूरी की पूरी हीट। तो इसकी जो एफिशिएंसी देखी जाए, नहीं 0 किलोवाट और पूरा का पूरा बर्बाद, नहीं 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 करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि कार्नोट एफिशिएंसी अगर आप निकालोगे ना तो कुछ ना कुछ निकलेगी, पर अगर आप यहाँ 0/5 करोगे तो 0 ही आएगा। मतलब उसकी एफिशिएंसी ऑफ द इंजन कितनी है, 0, है ना, पर एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट समथिंग समथिंग निकलेगी, 25 और 200 के बराबर। तो मतलब ये लेस देन कार्नोट एफिशिएंसी होगा ना, तो ये फॉलो करेगा, बिल्कुल फॉलो करेगा। एन आइडियल गैस विथ हीट कैपेसिटी ऑफ 2, हीट कैपेसिटी रेशियो कितना है, 2, इज यूज्ड इन एन आइडिया ऑफ ऑटो साइकिल, ठीक है, विच ऑपरेट्स बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर 200 एंड 1800। व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो साइकिल फॉर द मैक्सिमम वर्क आउटपुट, ठीक है। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो फॉर द मैक्सिमम वर्क आउटपुट। फॉर द मैक्सिमम वर्क आउटपुट हीट कैपेसिटी रेशियो इज 2, ठीक है। मतलब गामा की वैल्यू दे दी इन्होंने 2, ठीक है, और इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो फॉर द मैक्सिमम वर्क आउटपुट, ठीक है। इन्होंने हमें क्या दे दिए, टेम्परेचर दे दिए, टेम्परेचर दे दिए, है ना, हमें कंप्रेशन रेशियो पूछ लिया है। हाँ तो हो गया, सिंपल सी बात है। देखिए T2/T1 क्या होता है ना, T2/T1 क्या होता है ना, और कंप्रेशन रेशियो पूछा है, तो T2 जो T1 होगा, या कह सकते हो आप यहाँ से निकाल सकते हो V1/V2, V1/V2 की पावर गामा -1 और P2/P1 की पावर गामा -1 बाई गामा। तो हमें यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो तो यही लेते हैं, V1/D2। तो T2 मतलब क्या हो गया, 1800/200 बराबर R की पावर गामा -1, गामा कितना हो जाएगा 1, तो 200 गया, यह गया 9, R तो आना चाहिए आपका 9, R इसमें 9 नहीं दिया है, गामा माइनस 1800, 200, 900 और R गया आपका गामा -1 1/2, ठीक है। नहीं नहीं गलत है ना, कंप्रेशन रेशियो आपका 9 ही आएगा, 3 नहीं आएगा, 9 ही आएगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन गलत है, 9 ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन एन ऑटो साइकिल एयर कंप्रेस्ड फ्रॉम 3 लीटर टू 2.4 लीटर्स फ्रॉम अ स्टार्टिंग प्रेशर ऑफ 1.5 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो प्रेशर दे दिया उन्होंने, वॉल्यूम दे दिया 3 लीटर ऑफ 22.4 लीटर। द नेट आउटपुट पर साइकिल इज 400 किलो जूल और व्हाट इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर kPa ऑफ द साइकिल। देखो हमें क्या निकालना है, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होता है वो होता है आपका वर्क बराबर मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम। तो वर्क आपको पता है कितना है, 400 किलो जूल, ठीक है। मीन इफेक्टिव प्रेशर है pm और स्वेप्ट वॉल्यूम कितना है, स्वेप्ट वॉल्यूम है 3 - 2.4 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि जो 1 मीटर क्यूब होता है वो 10⁻, जो 1 लीटर होता है वो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। इस वजह से 10⁻³ आ गया, है ना, क्योंकि हमें यूनिट सारी एसआई में लेके चलना है। जब यहाँ से आप मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 677, ठीक है दोस्तों। चलिए, द कंबंशन इन अ इग्निशन इंजन, द कंबंशन इन अ इग्निशन कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज हेट्रोजेनस, होमोजेनस,
लैमिनार और टर्बुलेंट। तो अगर बात हो रही है कंप्रेशन इग्निशन इंजन मतलब डीजल इंजन की, तो जो कंप्रेशन होगा वो हेट्रोजीनियस होगा, ठीक है। और अगर एसआई की बात होती है तो होमोजीनियस होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, विच रिलेशन इज द बेसिस ऑफ मोलर डायग्राम, इनमें से कौन सा रिलेशन बेसिस करता है मोलर डायग्राम को। तो आपका T बराबर डेल एच बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर जो होता है वो आपके मोलर डायग्राम को बताता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें जो लाइंस जाती हैं वो प्रेशर लाइंस कांस्टेंट रहती हैं। तो कुछ इस तरीके का मोलर डायग्राम बनता है, इस तरीके से कुछ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला होल्ड्स, जो मोलर डायग्राम होता है वो एच और एस के बीच में बनता है, ठीक है, एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला होल्ड्स ट्रू फॉर ड्राइनेस फ्रैक्शन, इनमें से कौन सा ड्राइनेस फ्रैक्शन के लिए बिल्कुल करेक्ट है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन का होता है x बराबर mb अपॉन mb प्लस ml, मतलब मास ऑफ द वेपर अपॉन मास ऑफ द वेपर प्लस मास ऑफ द लिक्विड। विच गैस विल प्रोड्यूस द हाईएस्ट एफिशिएंसी इन एन ऑटो साइकिल फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो। तो सबसे ज़्यादा जो मोनो एटॉमिक गैसेज होती हैं लाइक हीलियम और आर्गन है ना, जिनका गामा 1.67 होता है, वो ज़्यादा एफिशिएंसी फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। कितना होता है गामा 1.67, इसका कितना होता है 1.4 होता है, ठीक है। इन मोलियर डायग्राम द आइसोथर्म इन द सुपर हीटेड रीजन एट लो प्रेशर बिकम्स, देखो मोलियर डायग्राम में जो आइसोथर्म होता है, आइसोथर्मल लाइंस इन द सुपर हीटेड रीजन, ठीक है। तो जो क्या होता है, देखिए इस तरीके की लाइन जाती हैं, है ना। तो जब क्या होता है, जब ये सुपर हीटेड रीजन में जाती है ना, तो टेम्परेचर लाइन जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल जाने लगती हैं, टेम्परेचर लाइन कांस्टेंट रहती हैं T बराबर C, ठीक है, सुपर हीटेड रीजन में, तो ये हॉरिजॉन्टल बन जाती हैं, ठीक है। चलिए, इफ द हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इज जीरो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड ट्रू, मतलब कुछ भी रिजेक्ट ही नहीं हो रहा है ना, जो आ रहा है वो माना जाएगा, ठीक है। When net work is equal to the heat absorbed, वर्क एफिशिएंसी 100%, बिल्कुल सही। क्यों, अगर रिजेक्शन जीरो हो जाएगा तो वर्क ही पूरी हीट में मतलब फर्स्ट लॉ लग जाएगा। हीट इज एक्सचेंज फ्रॉम वन हीट रिजर्वर ओनली, हाँ ये केल्विन प्लैंक बता रहा है। मतलब केल्विन प्लैंक क्या कहता है कि मतलब केल्विन प्लैंक ये कहता है कि आपका जो हीट है मतलब उससे पूरा वर्क कंप्लीटली बन जा रहा है और विद द हेल्प ऑफ सिंगल रिजर्वायर, ठीक है। इट वॉलेट्स केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये वॉलेट करता है, यही तो है केल्विन प्लैंक। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन विद अ वन थर्मल रिजर्वायर टू प्रोड्यूस अ वर्क कंटिन्यूसली विदाउट रिजेक्टिंग द हीट, ठीक है। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, इज द करेक्ट आंसर, डी आंसर इज करेक्ट आंसर। क्लॉसियस स्टेटमेंट्स एंड केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट्स आर, है ना, नॉन कनेक्टेड टू पैरेलल स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ, वॉयलेट्स ऑफ वन डज नॉट वॉयलेट्स द अदर, फॉल्स स्टेटमेंट। तो दोनों पैरेलल हैं, दोनों के दोनों ही आपके सेकंड लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टेटमेंट्स। अगला क्वेश्चन, फॉर द सेम हीट एडेड एंड सेम कंप्रेशन रेशियो, देखो अगर सेम हीट एडेड और सेम कंप्रेशन रेशियो की बात करोगे तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ऑलवेज भी ग्रेटर देन मतलब एन ऑटो ऑलवेज ग्रेटर देन एन डीजल। पर अगर कंडीशन दे दो, मैक्सिमम प्रेशर की कंडीशन दे दो कि मैक्सिमम प्रेशर के लिए, फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर के लिए, तो एफिशिएंसी ऑफ डीजल इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ ऑटो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2, द एनर्जी रिजेक्ट्स बाय द इंजन एक्ट एज एन आउटपुट फॉर अनदर रिवर्सिबल इंजन एट टेम्परेचर T2, ठीक है। T1 एंड T2 की बात कर रहा है, who rejects to a reservoir at temperature T3, ठीक है। what is the relation between the T1, T2 and T3, हमें इन, सॉरी दोस्तों कहाँ चला गया क्वेश्चन हमारा, हमें इनके बीच में जो है वो रिलेशन बताना है, हमें इनके बीच में क्या बताना है, रिवर्स मतलब हमें रिलेशन बताना है। तो रिलेशन देखो, रिलेशन यहाँ पर इस तरीके से नहीं देखा जा सकता, रिलेशन देखने के तरीके होते हैं। देखिए अगर यहाँ पर कहीं लिखा जाता कि हमारे इंजन्स को सीरीज में लगाया गया है, हमारे इंजन्स को सीरीज में लगाया गया है,
को सीरीज में लगाया गया है, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। हमारे इंजन्स को सीरीज में लगाया है तो हमारा जो मिड वाला टेम्परेचर होगा, T2 टेम्परेचर होगा, वो रूट T1 T3 होगा, ठीक है। और अगर हमारा जो देखो हमारे एफिशिएंसी अगर सेम है, हमारे T1 और T2 के बीच की और T2 और T3 के बीच की एफिशिएंसी सेम है, तो T2 बराबर होगा अंडर रूट T1 T3। और अगर हमारा वर्क डन सेम है, वर्क डन इज सेम, तो T2 बराबर होगा T1 प्लस T3/2, ठीक है। तो ये दोनों ही सही है फॉर एफिशिएंसी सेम और फॉर सेम वर्क आउटपुट। Which equation defines the enthalpy of a system? Which equation defines the enthalpy of a system? तो U प्लस PV, H बराबर U प्लस PV, ठीक है। चलिए, which gas can attain the highest efficiency for the same compression rise? तो देखिए हाईएस्ट एफिशिएंसी फॉर सेम कंप्रेशन राइस के लिए मैंने आपको बता दिया, सबसे ज़्यादा मोनोएटॉमिक गैस लाइक हीलियम और आर्गन जिनका गामा 1.67 होता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा जो होता है आपको हाईएस्ट एफिशिएंसी देती हैं। इन अ क्लॉसियस थ्योरम द रिवर्सिबल पाथ इज सब्सटीट्यूटेड बाय रिवर्सिबल आइसोबार्स, रिवर्सिबल आइसोथर्म्स, रिवर्सिबल आइसोकोरिक और नन ऑफ दीज। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट द रिवर्सिबल पाथ इज सब्सटीट्यूटेड बाय रिवर्सिबल आइसोथर्म्स, ठीक है दोस्तों। चलिए क्लॉसियस स्टेटमेंट भी सुनोगे, सुन लो। एनी रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक विद 1 रिवर्सिबल आइसोथर्म बिटवीन देम, है ना। 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ कांट बी इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। तो ये क्लॉसियस थ्योरम में आता है, तो रिवर्सिबल आइसोथर्म इज द राइट आंसर। Which of the relation represents an irreversible and possible process? Irreversible के लिए आता है dq/t ग्रेटर देन लेस देन 0 और ds ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ये आता है इम्पॉसिबल के लिए और ये आता है रिवर्सिबल के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए डैश 151 नंबर क्वेश्चन, डैश डज नॉट सर्टेन टिन एज एन अलॉइंग एलिमेंट, डज नॉट सर्टेन टिन एज एन अलॉइंग एलिमेंट, ठीक है। तो किसके लिए होता है, बेबेट अलॉय, है ना, आपका वाइट अलॉय मेटल, सोल्डर और ऑल ऑप्शन सर्कल, तो वाइट मेटल, मतलब वाइट मेटल में इनमें से सबसे कम में टिन पड़ता है, तो कुछ एक सर्टेन अमाउंट नहीं है, कितना पड़ेगा। माइक्रोस्कोपिक फेराइट अपीयर्स एज, देखो जो माइक्रोस्कोपिक फेराइट होता है वो किस तरीके से दिखता है, वाइट कलर का दिखता है। 153 की तरफ पढ़ते हैं, सॉरी दोस्तों। डैश स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड बाय ऑस टेम्परिंग प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। देखिए हम कर रहे हैं क्या, ऑस टेम्परिंग कर रहे हैं, तो ऑस टेम्परिंग और मार्ट टेम्परिंग, है ना, दो चीज़ होती है। तो ऑस टेम्परिंग से हम लोग बेनाइट बनाते हैं और मार्ट टेम्परिंग से हम लोग मार्टेंसाइट बनाते हैं। तो ऑस टेम्परिंग से हम बेनाइट बना रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके लिए भी क्या होता है ना, हम लोग को क्या देखना पड़ता है, ट्रिपल टी डायग्राम देखना पड़ता है, ट्रिपल टी डायग्राम, है ना, ट्रिपल टी डायग्राम देखना पड़ता है। और ये जो होता है ना, ये आपके करीब 250 से 550 के बीच में ये अलॉय कंटेंट पे ये बनता है। और हम लोग क्या करते हैं, ऑस्टेनाइट को कूल करते हैं। ऑस्टेनाइट एक फॉर्म है, डक्टाइल मटेरियल होता है, फेराइट की एक फॉर्म है, बहुत ही अच्छी फॉर्म है ना। तो उससे हम लोग बेनाइट बनाते हैं। प्री हीटिंग इज एसेंशियल इन वेल्डिंग, किस चीज़ की, इनमें से किन मेटल में प्री हीटिंग की जरूरत है, हाई स्पीड स्टील, कास्ट आयरन, ऑल नॉन फेरस मटेरियल एंड नन ऑफ दीज, है ना। इनमें से किसके लिए लगता है प्री हीटिंग, तो प्री हीटिंग लगती है आपकी कास्ट आयरन के लिए। परसेंटेज ऑफ कार्बन 8 to 10 टाइम्स ऑफ स्टील, है ना, क्योंकि क्या होता है, जो कास्ट आयरन होता है वो बहुत ही ज़्यादा आपका ब्रिटल होता है। कैसा होता है, ब्रिटल होता है ना। तो आपको क्या करना पड़ता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, तो आपको थोड़ा सा प्री हीट करके इसे इसके ऊपर के पोर्शन को थोड़ा मुलायम करना पड़ता है, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट इज द लोएस्ट फॉर, इनमें से किस चीज़ के लिए मेल्टिंग पॉइंट इज द लोएस्ट फॉर,
लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, है ना, आपकी कास्ट आयरन और रॉट आयरन। तो इन चारों में अगर देखा जाए तो सबसे लीस्ट जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है तो वो आपके कास्ट आयरन के लिए है ना। अब डिस्कस कर लेते हैं किसका कितना होता है। तो रॉट आयरन का होता है 1538 डिग्री से, कास्ट आयरन का आपका होता है अराउंड 1150 डिग्री से, लो कार्बन स्टील का होता है आपका 1523 और इसका होता है आपका 1538, इसका भी हाई कार्बन का भी 156। डैश इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग हाउस होल्ड यूटेंसाइल्स, है ना। इनमें से हाउस होल्ड के सामान बनाने के लिए इनमें से किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो हम लोग यूज़ करते हैं मैग्नीशियम का। किसका यूज़ करते हैं? मैग्नीशियम। बर्तन बनाने होते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं हिंडेलियम का बर्तन। एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं ना, वो हिंडेलियम होती है एक्चुअली। जो डोरेलियम होता है ना, इससे हम लोग बनाते हैं प्लेन बनाते हैं, प्लेन, है ना, क्योंकि हाई स्ट्रेंथ होता है, लो वेट होता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। चलिए, बॉल बियरिंग आर जनरली मेड ऑफ। तो जो बॉल बियरिंग होती है वो जनरली किस चीज़ की बनी होती है? कार्बन स्टील, कार्बन क्रोम स्टील, स्टेनलेस स्टील और ग्रे कास्ट आयरन। तो जनरली यह कार्बन क्रोम स्टील की बनती है। डैश हैज हाई टेंडेंसी टू गेट वर्क। इनमें से क्या हाई टेंडेंसी टू गेट वर्क के लिए है? ठीक है, चलिए, लेड, एल्यूमिनियम, ब्रास और सिल्वर। तो ब्रास हैज हाई टेंडेंसी टू गेट वर्क। ठीक है दोस्तों, बड़े अधूरे से और अजीब से क्वेश्चन होते हैं कभी कभी, लेकिन इतनी जल्दी करने भी होते हैं, है ना। कट ऑफ भी उस हिसाब से आता है इसका। 159 की तरफ जाएंगे। डैश इज द हार्डेस्ट नोन मटेरियल। इनमें से कौन सा हार्डेस्ट नोन मटेरियल है? 159 क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सीमेंटेड कार्बाइड, सिरेमिक, डायमंड और अलॉय स्टील। तो आपका डायमंड इस दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, जिसका टेम्परेचर अराउंड 500 डिग्री सी हो 5100 डिग्री सी होता है। 160। डैश इज ऑब्टेन्ड बाई आइसोथर्मल हार्डनिंग ऑपरेशन। इनमें से किसको आइसोथर्मल हार्डनिंग ऑपरेशन से बनाया जाता है? तो सीमेंटाइट, सोरबाइट, एक्विकुलर, ट्रूथसाइट। सबसे स्ट्रॉन्ग, मोस्ट स्ट्रेंथफुल फेराइट है ये, मोस्ट स्ट्रेंथफुल। ट्रूथसाइट सबसे स्ट्रेंथफुल होता है इसमें, और बैनाइट तो इससे बनाते हैं। ठीक है, आइसोथर्म से। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ, है ना। तो नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ व्हाट? शेप। मतलब फ्लूइड का शेप को चेंज करने पे कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता। आप पानी पे से हाथ फेरिए, पानी अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा। मतलब उसके जो वाले मॉलिक्यूल्स का आपने टच किया वो आगे की तरफ भागने लगेंगे या पीछे की तरफ जाने लगेंगे, जिस तरफ की आपने उसे वेलोसिटी दी होगी। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 0 केल्विन, 4 डिग्री सी और 100 डिग्री सी। तो 4 डिग्री सी। अब परफेक्ट गैस कैसी होती है? परफेक्ट गैस हैज कांस्टेंट विस्कोसिटी, हैज जीरो विस्कोसिटी, इज इनकम्प्रेसिबल और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जो आपकी परफेक्ट गैस होती है ना, वो एक्चुअली इनमें से तो जीरो विस्कोसिटी भी है ना, और परफेक्ट गैस आपकी इनकम्प्रेसिबल भी होती है। बी और सी दोनों ही सही आंसर, बोथ आर राइट आंसर। ठीक है, चलिए, और जो परफेक्ट गैस या आइडियल गैस होती है ना, तो वो आपकी लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई वॉल्यूम पे बनती है। ठीक है दोस्तों, P बराबर NITC के लिए लगाया जाता है। अ फ्लूइड इज इन इक्विलिब्रियम कांट सस्टेन। अगर फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम है तो कांट सस्टेन, क्या सस्टेन नहीं कर सकता? टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस आने पर वो अपनी लोकेशन और शेप को चेंज कर देता है। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल कंप्रेसिव प्रेशर फोर्स, तो उसके ऊपर एक लगा ही होता है पानी के ऊपर हमेशा, एटमॉस्फेयर की वजह से, तो इसकी कंप्रेसिव की दिक्कत नहीं है। फॉर मैनोमीटर अ बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन इज। फॉर मैनोमीटर अ बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? हाइयर सरफेस टेंशन, लोअर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज नो क्राइटेरियन, हाई डेंसिटी एंड विस्कोसिटी।
तो लो सरफेस टेंशन इज द क्राइटेरिया। द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड ऑन एन इमर्स्ड बॉडी इज कॉल्ड, देखो क्या हो रहा है, रिजल्टेंट एक अपवर्ड प्रेशर फोर्स लग रहा है ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, और ऑन एन इमर्स्ड बॉडी इज कॉल्ड, तो उसको कहते हैं बायंसी। क्या होता है, अगर हम लोग पानी के अंदर किसी चीज़ को डुबाते हैं तो पानी उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है और उस मतलब चीज़ को बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो उसी को कहते हैं बायंसी। 167 की तरफ, B बराबर 0.0022 t माइनस 1.8 डिवाइड बाई t इज द इक्वेशन टू डिटरमाइन काइनामेटिक विस्कोसिटी लिक्विड्स y, ठीक है। तो ये इक्वेशन है ना, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, मतलब ये किस टाइप के विस्कोमीटर में यूज़ होती है, रेडवुड विस्कोमीटर, एंगुलर विस्कोमीटर, है ना, ये सेबोल्ट यूनिवर्सल विस्कोमीटर और न्यूटन विस्कोमीटर, तो ये होती है सेबोल्ट विस्कोमीटर, ठीक है। सेबोल्ट विस्कोमीटर यूज़ होता है आपके जो पेट्रोलियम बेस्ड लिक्विड होते हैं ना, जो पेट्रोलियम के लिक्विड होते हैं उनकी विस्कोसिटी को नापने के लिए, ठीक है। लाइक इसमें क्या होता है, एक ऑयल ट्यूब होती है सराउंडेड बाय अ हीटेड बाथ विच इज कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है। द कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेल्सियस इन एन क्लीन ग्लास ट्यूब ऑफ 1 mm बोर कंटेनिंग वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला रख लो, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लो, है ना, सरफेस टेंशन के लिए। तो क्या हो जाएगा, H बराबर क्या होता है आपका 4 सिग्मा रो जी डी, इनमें सब में वैल्यू रखो। 4 की वैल्यू पता है, सिग्मा की वैल्यू नहीं पता होगी तो आप लिख लो 0.736 होती है वाटर के लिए सरफेस टेंशन, अपॉन 10⁻³ इंटू 9.81 इंटू 10⁻³ कट गया। इसको सॉल्व करोगे 30 mm विल कम आउट टू 30 mm, है ना, अराउंड। द राइज और depression of liquid in an tube to surface tension with increase in size of tube will, देखो राइज होना है या डिप्रेशन होना है, पानी का गिरावट, ठीक है, इन अ लिक्विड ड्यू टू द सरफेस टेंशन विद इंक्रीज इन साइज ऑफ द ट्यूब विल, क्या होगा अगर हम लोग ट्यूब के साइज को बढ़ा दें, तो ऑप्शंस क्या क्या है, इंक्रीज, रिमेन अनअफेक्टेड, मे इंक्रीज और डिक्रीज, velocity above the which the flow ceases to be streamlined। 175 ही है ना, नहीं 169 है, वही मैं कह रहा यार, ऑप्शन ही अलग दिख रहा है ये तो, डिक्रीज, ठीक है। तो आपको याद रखना है हाइट इज प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन डेप्थ, ठीक है। अगर जैसे आपके हाइट का डायमीटर से लेना देना होता है, अगर आप अपने डायमीटर बढ़ाओगे ना तो जो सरफेस टेंशन का राइज और डिप्रेशन है ना, ये सब कम हो जाएगा, ये चेंज होने लगेगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो डिक्रीज करता है। इन एन आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर द प्रेशर, ठीक है, अगर ये गेट का क्वेश्चन है, गेट का पुराना क्वेश्चन है, देखो, तो अगर आपका आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर है तो जो प्रेशर होता है डिक्रीज लीनियरली विद द एलिवेशन, गलत, रिमेन्स कांस्टेंट, गलत, वेरीज इन द सेम वे ऑफ एज द डेंसिटी, गलत, इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद द एलिवेशन, एक्सपोनेंशियली ये बढ़ता ही जाएगा, समझ रहे हो आप, विद द किसके, इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद द एलिवेशन। द मैग्नीट्यूड ऑफ rise of pressure due to water hammer in a rigid and non-elastic pipe carrying water of the density rho and bulk modulus K will be equal to, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद रखना है जो फॉर्मूला होता है वो होता है C बराबर रूट के वाई रो, रूट के वाई रो, ठीक है। समझ गए दोस्तों। तो ये चारों के चारों ही ऑप्शन गलत है। यहाँ पे जो वेलोसिटी की बात वो कर रहा है ना, वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव, तो C बराबर अंडर रूट के वाई रो होता है। द फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड रियल और आइडियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग, तो फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड चाहे रियल हो और आइडियल हो उसको क्या फॉलो करना पड़ता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ विस्कोसिटी, वेलोसिटी एट बाउंड्रीज मस्ट बी जीरो रिलेटिव टू द बाउंड्री और द कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो हमेशा याद रखना फ्लो चाहे रियल हो, है ना, चाहे कैसा भी हो,
उसको कंटिन्यूटी इक्वेशन हमेशा फॉलो ही करनी पड़ती है। सही जवाब। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ सर्कुलर चैनल फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज इज ऑब्टेन्ड व्हेन डी इज द डायमीटर ऑफ सर्कुलर सेक्शन। देखो डेप्थ ऑफ द वाटर दिया है 0.95 डी, है ना। चलिए वेटेड पैरामीटर दिया है, मतलब जो गीला क्षेत्र है, गीला पैरामीटर है जहाँ तक पानी है 2.6 डी। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ दिए 0.29 डी, है ना। तो ये तीनों के तीनों ही सही हैं इकोनॉमिकल के लिए, तीनों के तीनों ही सही हैं। बॉर्डास माउथ पीस इज, है ना। तो बॉर्डास माउथ पीस क्या होता है, तो डायरेक्टली याद रख लो, ठीक है। अ सॉलिड शॉर्ट सिलेंड्रिकल ट्यूब प्रोजेक्टिंग इनवर्ड हैविंग अ लेंथ ऑफ हाफ डायमीटर 0.5 डायमीटर। द क्रिटिकल वेलोसिटी एज, तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वो होती है मैक्सिमम अटेनेबल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, वेलोसिटी व्हेन हाइड्रोलिक जंप अकर्स, और वेलोसिटी अबव विच द फ्लो सीजेस टू बी स्ट्रीम्ड लाइंड, है। तो यही आंसर है क्रिटिकल वेलोसिटी का, जिसके ऊपर जो हमारा फ्लो है वो सीज टू बी स्ट्रीम लाइंड। रेनॉल्ड नंबर फॉर नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज, तो जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो क्रॉस सेक्शंस के लिए, मतलब अगर बात की जाए नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए बताया जाए तो कितना होता है, तो वो होता है 4 इंटू वेटेड एरिया। रेनॉल्ड नंबर निकाला है ना मैं, है ना। तो रेनॉल्ड नंबर क्या होगा, रेनॉल्ड नंबर होता है आपका रो वी डी वाई म्यू। तो वी तो दिया हुआ है ना, डी भी हो गया, है ना, किसकोसिटी वी हो गई, है ना। और आपका दिया हुआ है 4 कहाँ से आ गया ये, रो वी डी, रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वेटेड पैरामीटर, है ना। तो 4 इंटू पी, तो 4, हाँ सही है। देखिए रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, रो वी डी वाई म्यू, ठीक है। तो रो म्यू बाई रो कितना होता है, काइनेमेटिक स्क्वायरिटी, तो वी डी वाई वी आ गया, तो वी वैसे ही है। डी क्या हो गया, 4 इंटू पी हो गया, 4 ए वाई पी होता है ना, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ एरिया अपॉन पैरामीटर अपॉन वी, तो आ गया 4 पी वी बाई स्मॉल वी। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए ओनली। इन case of two dimensional flow the components of velocity are given by u बराबर ax, v बराबर by, the streamlined will consist of a series of, तो उन्होंने पूछा वो किस टाइप का होगा, तो आपको याद रखना है अगर u ax और b by टाइप के हैं तो हाइपरबोलिक आर्क्स होंगे। फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ पाइप डिपेंड्स ऑन, है ना। तो फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ पाइप किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ फ्लो पे डिपेंड करता है बिल्कुल, फ्लूइड डेंसिटी पे बिल्कुल डिपेंड करता है, विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है। ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। क्यों, क्योंकि जी होता है 64 बाई आर ई, है ना, आर ई। तो ये हो गया रो वी डी बाई म्यू। तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा तो फ्लो पे डिपेंड करेगा, रो पे डिपेंड कर रहा तो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, म्यू पे डिपेंड कर रहा तो विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा ना। तीनों के तीनों हो गए, सही जवाब। टाइम ऑफ द फ्लो फ्रॉम वन टैंक इन विच वाटर लेवल इज H1 टू अनदर टैंक दैट लेवल इज H2 will be the proportional to, ठीक है, will be the proportional to। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है अगर आप निकालोगे, किस चीज़ को पूछा है, टाइम पूछा है, तो टाइम ऑफ फ्लो, है ना, इसका जो प्रोपोर्शनल होता है वो होता है टाइम इज प्रोपोर्शनल अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन नहीं H2 की पावर 3/2 माइनस H1 की पावर 3/2, इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो इनमें से चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है, इसको 1 अपॉन करना पड़ेगा तब आएगा आंसर। इसको बिगाड़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो, इनमें से क्या स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो बताता है। फ्लो थ्रू एन एक्सपांडिंग ट्यूब एट एन इंक्रीजिंग रेट, फ्लो थ्रू एन एक्सपांडिंग ट्यूब एट कांस्टेंट रेट, फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप एट डिक्रीजिंग रेट, है ना। किसके लिए स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो, फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप एट कांस्टेंट रेट। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
तो अब देख लो क्या होता है स्टेडी फ्लो और क्या होता है यूनिफॉर्म फ्लो, है ना। इफ द फ्लूड एंड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स एट अ पॉइंट डू नॉट चेंज विद द टाइम देन इज सेड टू बी द स्टेडी फ्लो। मतलब अगर वो किसी पॉइंट के साथ चेंज नहीं हो रही हैं तो वो स्टेडी फ्लो है ना। और अगर हमारा फ्लो हर पॉइंट पर पाइप में सेम है तो वो यूनिफॉर्म फ्लो है, ठीक है। चलिए, चेजीज इक्वेशन इज यूज टू डिटरमाइन। तो चेजीज इक्वेशन होती है वो किस चीज़ के लिए डिटरमाइन होती है, तो वो होती है वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल। किसके लिए होता है चेजीज, तो जो चेजीज कांस्टेंट होता है वो होता है आपका सी। तो चेजीज फॉर्मूला क्या हो गया, v बराबर सी अंडर रूट एम आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो m होता है वो होता है मीन डेप्थ, मतलब एरिया अपॉन पैरामीटर। i होता है आपका स्लोप, ठीक है। और जो c होता है वो चेजीज होता है, वो v आपको बता ही दिया मैंने। ब्लफ बॉडीज इज द बॉडी ऑफ सच अ शेप दैट प्रेशर ड्रैग एज कंपेयर टू द फ्रिक्शन ड्रैग इज। देखो जो ब्लफ बॉडीज होती हैं, है ना, उनमें जो प्रेशर ड्रैग होता है वो फ्रिक्शन ड्रैग से बहुत ज़्यादा होता है, मोर। फॉर बेस्ट हाइड्रोलिक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ एन ओपन चैनल इट्स डेप्थ शुड बी इट्स डेप्थ। तो आपको याद रखना है, अगर बात हो रही है हाइड्रोलिक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ एन ओपन चैनल की, तो जो डेप्थ होती है वो विद बाई 2 होती है, ठीक है। और जो आपकी हाइड्रोलिक डेप्थ होती है वो हाफ होती है, हाइड्रोलिक डेप्थ इज हाफ ऑफ डेप्थ बाई 2, ठीक है। दोनों चीज याद रखो। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ शार्प एज ऑरिफिस इज एन ऑर्डर ऑफ। तो जो ऑरिफिस मीटर होता है ना, जो ऑरिफिस मीटर होता है उसकी जो वैल्यूज होती है वो जनरली 0.6 के आसपास होती है ना। ऑरिफिस की बात हो रही है। अगर वेंचुरी मीटर की बात होती, वेंचुरी, तो वो कितनी होती, 0.98 के आसपास होता। द डिस्चार्ज ओवर अ शार्प एज्ड रेक्टेंगुलर नोच ऑफ अ विद W डेप्थ h इज इक्वल टू, है ना। तो उसका फॉर्मूला डायरेक्टली होता है Q बराबर 2/3 CdW अंडर रूट 2G h की पावर 3/2। ये डायरेक्टली फॉर्मूला, ये याद रखना है, सी आंसर। When a liquid rotates at a constant angular velocity, लिक्विड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है अबाउट एन वर्टिकल एक्सिस एज एन रिजिड बॉडी, है ना। वर्टिकल एक्सिस के अबाउट एक रिजिड बॉडी है और अपनी एंगुलर वेलोसिटी से कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो उसके प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए जो प्रेशर होगा वो होगा H बराबर पैराबोलिक फ्लो बन जाता है ना। H बराबर R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2G, है ना। इसमें रो जी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रेशर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस हो जाएगा, स्क्वायर। तो H इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इस वजह से। द डिस्टेंस थ्रू अ सेमी सर्कुलर वियर इज प्रोपोर्शनल टू। तो जो आपका सेमी सर्कुलर वियर होता है, ये तीनों सेमी सर्कुलर वियर है ना, ये प्रोपोर्शनल ना तो h पर -1/2 के होता है, ना 3/2 के, ना 1/2 के। तो नन ऑफ दीज इज विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रिप्रेजेंट्स। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है। सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर्स व्हेन द प्रेशर ग्रेडियंट्स, ठीक है। सेपरेशन ऑफ फ्लो की बात हो रही है, तो टेंड्स टू अप्रोचेस टू जीरो, बिकम्स नेगेटिव, रिड्यूस्ड वैल्यू व्हेन वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट, नन ऑफ दिस। तो सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर्स व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट्स मिनिमम होने लगता है, तो नन ऑफ दिस इज द आंसर। द रेशियो ऑफ द एक्चुअल डिस्चार्ज टू द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज QA अपॉन QT थ्रू एन ऑरिफिस विल बी, है ना। कितना सही पूछा इन लोगों ने, विल बी। तो जो अब इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो होता है CD, और जो CD होता है वो चिच्ची इंटू चिब्बी इनके बराबर होता है, चिच्ची इंटू चिब्बी के बराबर होता है, ठीक है। ये एरिया का रेशियो है और ये वेलोसिटी का। कोक इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो कोक कैसे प्रोड्यूस्ड किया जाता है, पल्वराइजिंग कोल इन इनर्ट एटमॉस्फेयर, हीटिंग वुड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर एट टेम्परेचर बिलो 300, स्ट्रांगली हीटेड कोल कंटिन्यूसली फॉर अबाउट 48 आवर्स इन द absence ऑफ एयर इन अ क्लोज्ड वेसल,
of winding the pulverized coal into the briquettes. तो strongly heating coal continuously for about 48 hours in the absence of air in a closed vessel. ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 192. 1 kg of steam sample contains 0.9 किलोग्राम ड्राई स्टीम. इट्स ड्राई फ्रैक्शन. देखो ड्राई स्टीम कितना है, 0.8 है, तो 0.8 अपॉन 1, तो 0.8 इज आंसर. एट विच प्रेशर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड स्टीम बिकम आइडेंटिकल. जो क्रिटिकल प्रेशर होता है एट क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, टीएस डायग्राम में जो आपका डोम होता है, यहाँ पर प्रेशर होता है 223 पॉइंट समथिंग होता है वैसे, तो इसमें 225.6 दे दिया इन लोगों ने, पर चलिए कोई बात नहीं, चलता है. तो एट क्रिटिकल पॉइंट क्रिटिकल प्रेशर ऑफ वाटर एंड वेपर विदाउट सेम. कोकरन बॉयलर इज अ, कोकरन बॉयलर किस तरीके का है, तो इट इज अ टाइप ऑफ वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर. वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर. कोकरन बॉयलर इज अ वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर. The diameter of the tubes for natural circulation boiler as compared to the controlled circulation boiler is. देखो जो diameter of natural circulation boiler होता है और controlled circulation boiler होता है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है. कैसा, मोर होता है. 196. सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ, ये मैंने अभी लास्ट वाले में बताया था आपको, 2018 में बताया था कि सप्लाइंग द इनटेक ऑफ एन इंजन विथ एयर डेंसिटी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर. मतलब हम लोग जो इनटेक कर रहे हैं एयर उसकी डेंसिटी को बढ़ा देते हैं. द एक्यूमुलेशन ऑफ अ कार्बन इन अ सिलेंडर रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ, ठीक है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन इन अ सिलेंडर तो क्या करता है ना, अगर कार्बन बढ़ता जाएगा तो कंप्रेशन रेशियो बढ़ता जाता है ना, तो इफेक्टिव कंप्रेशन रेशियो विल इंक्रीज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. एक्सेस क्वालिटीज ऑफ सल्फर इन डीजल फ्यूल आर ऑब्जेक्शनेबल बिकॉज इट मे कॉज द फॉलोइंग. पिस्टन रिंग एंड सिलेंडर वियर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हार्ड कोटिंग ऑन पिस्टन स्कर्ट्स, ऑयल स्लज इन द इंजन क्रैंकेस और डिटोनेटेशन. तो ये क्या करता है, एक टाइप का डिटोनेटेशन करता है और कह सकते हो आप नॉकिंग करता है. सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये नॉकिंग प्रोड्यूस करता है ना. चलिए, और इसी के वजह से BS है ना, ब्यूरो स्टैंडर्ड 4 और 6 लाए जाते हैं, सल्फर के लिए ही ले जाते हैं वो, ठीक है. अब हमारे यहाँ क्या चलने वाला है, BS 6 लगने वाला है. इंस्टॉलेशन ऑफ सुपर चार्जर ऑन अ 4 साइकिल डीजल इंजन कैन रिजल्ट इन द फॉलोइंग परसेंटेज इंक्रीज इन पावर. क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ सुपर चार्जर ऑन अ 4 साइकिल डीजल इंजन कैन रिजल्ट द फॉलोइंग अप टू 25%, अप टू 35%, अप टू 50% और नन ऑफ दीज. तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, है ना. इट मे गिव द पावर ऑफ 100%, ठीक है. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑन द इंजेक्टर द टेम्परेचर ऑफ द नोजल टिप शुड बी. तो टेम्परेचर होता है 250 से 300 के बीच में. तो ये पूरे 200 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको SSC JEE के 2018 के, है ना, सेट 2 में कराए. अगर आपको जनरल स्टडीज़ का पोर्शन पढ़ना है, वो भी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का, तो आप मेरे अनअकैडमी पर मेरे द्वारा बनाए गए लेक्चर से पढ़ सकते हो. फेसबुक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो. अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे वहाँ पर भेज सकते हो. वही तो आप मेरे पेज को एजुकेशन हब को फॉलो कर सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. बाय बाय.